हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को अर्थशास्त्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हुइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीका का हम लोग वीडियो लाते हैं जो आपके एग्जाम में काफी यूजफुल होता है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसी संसाधन भूमि के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं? नदी, जंगल, खादान, मशीन। तो देख लो कि नदी जो है वह भूमि के अंतर्गत आता है, जंगल भी भूमि के अंतर्गत आता है, खादान भी भूमि के अंतर्गत आता है, लेकिन मशीन जो है भूमि के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मशीन। राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है? राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है? कर राजस्व में वृद्धि द्वारा, सरकारी व्यय में कटौती करके, सरकार द्वारा अपव्यय रोककर, या इनमें से सभी। तो देखो, राजकोषीय एवं बजट घाटा जब होगा है ना सरकार का, तो वह क्या करेगा? कर राजस्व में वृद्धि कर देगा। कर में क्या कर देगा? सरकार वृद्धि कर देगा। सरकारी व्यय में कटौती करने लगेगा और सरकार द्वारा जो अपव्यय होगा उसको रोक देगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सम्मिलित किया जाता है केवल अंतिम वस्तुओं को, मध्यवर्ती वस्तुओं को, उपभोग वस्तुओं को, या कोई नहीं। तो सकल घरेलू उत्पाद की जो जब गणना होता है तो अंतिम वस्तुओं को उसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा अंतिम। किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसके स्थापन्न वस्तु की मांग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब कीमत किसी वस्तु का बढ़ेगा तो स्थापन्न वस्तु का क्या हो जाएगा? मांग बढ़ जाएगा। ठीक है। उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा एक्स वक्र को काटती है, एक्स वक्र को स्पर्श करती है, एक्स वक्र को स्पर्श नहीं करती है, इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा को एक्स वक्र को स्पर्श करती है। क्या करती है? एक्स वक्र को स्पर्श करती है। निवल निवेश की परिभाषा है कुल निवेश, मूल्यह्रास, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि, कुल निवेश, प्रतिस्थापन निवेश, इनमें से सभी। निवल निवेश की परिभाषा जो होती है वो होता है कुल निवेश, मूल्यह्रास। क्या होता है? निवल, कुल निवेश और मूल्यह्रास। यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर समान अनुपात में शिफ्ट करती है, यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर समान अनुपात में शिफ्ट करती है तो वस्तु का मूल्य एवं क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी। मूल्य स्थिर रहेगा किंतु क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी। मूल्य बढ़ेगा किंतु क्रय की मात्रा स्थिर रहेगी। तो यदि मांग एवं पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर समान अनुपात में शिफ्ट करती है तो मूल्य स्थिर रहेगा किंतु क्रय की मात्रा में वृद्धि होगी। क्या होगा? मूल्य स्थिर रहेगा, है ना। मूल्य जो रहेगा वह स्थिर रहेगा किंतु क्रय की मात्रा में क्या हो जाता है? इसमें वृद्धि होने लगता है। यदि अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपने बचत की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं तो अर्थव्यवस्था की कुल बचत में वृद्धि होगी, स्थिरता रहेगी, कमी आएगी। अगर सभी लोग बचत करने लगेगा तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था जो है वह जो है स्थिर रहेगी और कमी भी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। एक आयताकार अति परवलयाकार लागत वक्र है औसत स्थिर लागत वक्र। ऐसा वक्र जिसमें कुछ लागत स्थिर हो, सीमांत लागत वक्र, अ और ब दोनों। तो एक आयताकार अति परवलय लागत वक्र जो होता है औसत स्थिर लागत वक्र होता है। क्या होता है? औसत स्थिर लागत वक्र। किस परिस्थिति में उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर खिसक जाता है? संसाधनों की वृद्धि में, उपभोक्ता की वृद्धि से, तकनीक में सुधार से, या अ और स दोनों। जब संसाधनों में की वृद्धि होगी और तकनीक में सुधार होगा तो क्या होगा? उत्पादन संभावना बाईं वक्र जो है दाईं ओर खिसक जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। एक संतुलित बजट किसे कहते हैं? एक संतुलित बजट जो होता है जब व्यय प्राप्तियां बराबर हो, जब व्यय प्राप्तियों से कम हो, जब व्यय प्राप्तियों से अधिक हो, या इनमें से कोई नहीं। जब हमको खर्च करना है और उससे अधिक इनकम होगा तो तभी संतुलित बजट वह कहलाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 100 हो जाएगा।
किसी फर्म का मूल्य वर्धित होना है। उत्पादन का मूल्य प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, उत्पादन के किसी चरण में कारकों का निबल योगदान, कर के कारण वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा उत्पादन का मूल्य प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, ठीक है, और उत्पादन के किसी चरण में कारकों का निबल योगदान और ब दोनों हो जाएगा। तो हमारा इस तरीके से हमारा आंसर हो गया द। कोई पूर्ति वक्र कब दाहिनी ओर शिफ्ट करेगी? जब प्रौद्योगिकी प्रगति हो, आगतों की कीमतों में कमी हो, प्रति इकाई कर लगाया जाए। तो हमारा जो है कोई पूर्ति वक्र कब दाहिनी ओर शिफ्ट करेगी? प्रौद्योगिकी जब प्रगति होगा तब दाहिनी ओर शिफ्ट करेगा और आगतों की कीमतों में कमी होगी तभी। तो हमारा आंसर और ब दोनों हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा द। निवल अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित किया जाता है। निवल अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर मूल्यह्रास, अप्रत्यक्ष कर अनुदान, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है निवल प्रत्यक्ष कर जो हो गया, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर जो है इसका आंसर हो गया अ। अल्पकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धा फर्म के लाभ अधिकतमीकरण की शर्त है। अल्पकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लाभ अधिकतमीकरण की शर्त है। सीमांत आय बराबर सीमांत लागत। सीमांत लागत बढ़ रही हो, सीमांत आय बड़ा हो और बराबर हो औसत परिवर्ती लागत से या इनमें से सभी। तो अल्पकाल में पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म के लाभ अधिकतमीकरण की शर्त होता है सीमांत आय बराबर सीमांत लागत। ठीक है, क्या होता है इसका आंसर? सीमांत आय बराबर सीमांत लागत। अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? अंतिम ऋणदाता जो होता है वह व्यावसायिक बैंकों, ग्रामीण क्षेत्र में महाजन को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को या भारतीय रिजर्व बैंक को। तो अंतिम ऋणदाता के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को। अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है? सरकार करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है? सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो अर्थव्यवस्था में जो होता है साख का सृजन जो होता है, छोटा छोटा साख जो होता है उसका निर्माण व्यावसायिक बैंक करता है। कौन करता है? व्यावसायिक बैंक। यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, समान रहता है, इनमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यदि बाजार में किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो बजट सेट जो होता है वो समान ही रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा है करेंसी प्लस रिजर्व, करेंसी प्लस जमा मांग, करेंसी प्लस मियादी जमा और इनमें से कोई नहीं। तो उच्च शक्तिशाली मुद्रा जो होता है वो होता है करेंसी प्लस रिजर्व। क्या होता है? करेंसी प्लस रिजर्व। समीकरण MD=RPY यह बतलाता है कि मुद्रा की मांग धनात्मक रूप से आय पर निर्भर करती है, ऋणात्मक रूप से मूल्य पर निर्भर करती है। तो ये जो है धनात्मक रूप से आय पर निर्भर करती है, यह हमारा सही है, लेकिन ऋणात्मक रूप से मूल्य पर वृद्धि करती है, यह सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। धनात्मक रूप से औसत कीमत पर निर्भर करती है, ये भी हमारा सही है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो अ और स दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और स दोनों। कुल उत्पादन x1 इकाई पर माइनस कुल उत्पादन x1 माइनस 1 इकाई पर की परिभाषा है। कुल उत्पादन की, औसत उत्पादन की, सीमांत उत्पादन की या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है कुल उत्पादन x1 इकाइयों पर माइनस कुल उत्पादन x1 माइनस 1 इकाई पर की परिभाषा है, वो है सीमांत उत्पादन की। एक आयताकार अति परवलय मांग वक्र के लिए मांग की लोच E हर बिंदु पर होती है। E = 0, E = 1, E = इंफिनिटी और द E = स्थिर राशि। तो
ये जो होता है एक आयताकार अति परवलय मांग वक्र के लिए मांग की लोच ई हर बिंदु पर होती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा E=1। यदि पूरक वस्तुओं के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यदि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तो वस्तु की मांग जो होता है वो बढ़ता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अ। M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाए परिभाषा है। M2 की, M3 की, समस्त मौद्रिक संसाधन की, केवल व एवं स। तो M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमा परिभाषाएं हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा M2। कॉप डगल्स उत्पादन फलन Q=X1 अल्फा और X2 बीटा में पैमाने का प्रतिफल होता है X अल्फा माइनस बीटा, अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। तो कॉप डगल्स उत्पादन जो होता है इसमें इसका मान हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा। उत्पादन के संसाधन के रूप में उद्यमी का कार्य है संसाधनों को इकट्ठा करना, उत्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित करना, उत्पादन के खतरों का वहन करना, इनमें से सभी। तो जो उद्यमी होते हैं उसको संसाधनों को इकट्ठा भी करना पड़ता है, उत्पादन प्रक्रिया को व्यवस्थित भी करना पड़ता है और उत्पादन के खतरों का वहन भी करना पड़ता है। इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा द हो जाएगा। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है चूंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर स्थिर रहती है, सीमांत प्रतिस्थापन दर ह्रासात्मक होती है। ठीक है, सीमांत प्रतिस्थापन दर वर्धमान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादन संभावना वक्र मूल्य बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, तब हमारा आंसर हो जाएगा 100। सीमांत प्रतिस्थापना दर वर्धमान होती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में औसत आगत AR, सीमांत आगत MR और एवं मूल्य P के बीच संबंध होता है। P बड़ा है AR से और MR बड़ा है AR से। तो P बड़ा है AR से और MR बड़ा है AR से। तो इस तरीके से हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा P बड़ा है AR से और M बड़ा है और MR बड़ा है AR से। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अ। औसत उत्पादन वक्र की आकृति होती है अंग्रेजी अक्षर U की उल्टे U की, अंग्रेजी अक्षर S की उल्टे S की। तो ये जो औसत उत्पादन वक्र की जो आकृति होती है उल्टे अक्षर U की होती है। क्या होती है? उल्टे अक्षर U की। सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु के उपभोग करने से वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है, वस्तु की मात्रा में कमी आती है, वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है, इनमें से कोई नहीं। सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के उपभोग करने से वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 100। अल्पाधिकार बाजार में 2 से अधिक विक्रेता होते हैं, केवल 2 विक्रेता होते हैं, कुछ विक्रेता होते हैं, इनमें से सभी। अल्पाधिकार बाजार में 2 से अधिक विक्रेता होते हैं, है ना। 2 ही विक्रेता नहीं रहेगा, कुछ विक्रेता नहीं होगा, इनमें से सभी नहीं। ठीक है, तो बाजार वहां होता है जहाँ पे 2 से अधिक दुकान होता है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा अ हो जाएगा। कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ा देता है। कम कीमत पर उपभोक्ता वस्तु की मांग मात्रा बढ़ा देता है क्योंकि वस्तु सस्ती हो जाती है ना। कीमत कम होने पर उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। कम कीमत पर उपभोक्ता को मोल भाव नहीं करना पड़ता है। तो हमारा जो आंसर है कम कीमत पर उपभोक्ता की मांग की मात्रा बढ़ा देता है। कोई वस्तु अगर बाजार में सस्ता हो जाता है तो हम उसको खरीदते हैं। उसका कारण होता है कि वस्तु सस्ती हो जाती है और कीमत कम होने से
उपभोक्ता की क्या होती है, क्रय शक्ति बढ़ जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इसका द हो जाएगा। और ब दोनों सही है। राष्ट्रीय आय गणना में समीकरण x1 माइनस एस प्लस जी माइनस टी इक्वल टू एम माइनस एक्स मापता में x माइनस एम माइनस एक्स है। आयात व्यय निर्यात राजस्व को, व्यापार घाटे को, बजटीय घाटे को केवल अ एवं ब। तो राष्ट्रीय आय गणना में समीकरण 1 माइनस एस प्लस जी माइनस टी इक्वल टू एम माइनस एक्स मापता में एम माइनस एक्स है। आयात व्यय निर्यात राजस्व को, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयात व्यय और निर्यात राजस्व को। यदि मांग वक्र P पर पावर D इक्वल टू 400 माइनस 2P हो एवं पूर्ति Q पर पावर S इक्वल टू 100 प्लस P हो तो संतुलन मूल्य एवं मांग होगी 100 से 200, 100 से 200, 200 से 100, 150 से 100 और 100 से 150। तो हमारा जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा 100 से 200, है ना, संतुलन मूल्य एवं मांग होगी। यदि वर्तमान कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद 200 रुपया है जबकि आधार वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद 1000 रुपया था, तो इस स्थिति में अपस्फीतिक है 100%, 150% और 200% या 300%। तो इसमें हो जाएगा, इस स्थिति में अपस्फीतिक है 200%। हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 100। सकल उत्पादन निर्धारण केवल समस्त मांग के स्तर पर निर्भर करता है, इसे कहते हैं प्रभावी मांग का सिद्धांत, स्वायत्त व्यय का सिद्धांत, गुणक का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। सकल उत्पादन का निर्धारण केवल समस्त मांग के स्तर पर निर्भर करता है, वो है गुणक का सिद्धांत। क्या हो जाएगा हमारा, गुणक का सिद्धांत। कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं निजी आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय या इनमें से कोई नहीं। तो कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है उसको राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय। मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित है मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा करेंसी, मांग जमा, अवधि जमा और व दोनों। तो मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी जो होता है मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित होता है, और हमारा आंसर होता है मांग जमा जो होता है वह भी मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित होता है। तो इस तरीके से हमारा जो द आंसर हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है। उपभोक्ता फलन C इक्वल टू C प्लस स्मॉल c कैपिटल Y में C एवं C क्रमशः है, कैपिटल C एवं स्मॉल c क्रमशः है। स्वायत्त उपभोग एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एवं स्वायत्त उपभोग, कुल उपभोग एवं औसत उपभोग प्रवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो कैपिटल C इक्वल टू स्मॉल c प्लस स्मॉल c कैपिटल Y में C एवं स्मॉल c क्रमशः है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एवं स्वायत्त उपभोग। ठीक है। सट्टा के लिए मुद्रा की मांग असीम होती है जब ब्याज की दर न्यून स्तर पर हो, तरलता पास की स्थिति में हो, बाजार की दर उच्चतम स्तर पर हो। तो सट्टा के लिए मुद्रा की मांग असीम होती है जब ब्याज की दर न्यूनतम स्तर पर हो। ब्याज का दर जब न्यूनतम स्तर पर होगा तो सट्टा के लिए मुद्रा की मांग असीम होता है। तरलता पास की स्थिति में हो, है ना, ब्याज की दर उच्चतम स्तर पर हो। जब उस ब्याज की दर उच्चतम स्तर पर हो तो यह जो होगा सट्टा के लिए मुद्रा की मांग जो है असीम नहीं होगा। हमारा आंसर अ और ब दोनों सही लग रहा है ना। तो इस तरीके से हमारा आंसर जो होगा द होगा, क्योंकि उसमें अ और ब दोनों रहेगा। ठीक है। हमारा जो आंसर हो गया द। सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है, स्फीति, मुद्रा गुणक, अपस्फीति, इनमें से कोई नहीं। जब सामान्य स्थिति कीमत में वृद्धि हो जाएगा तो क्या होगा, स्फीति हो जाएगा। ठीक है, स्फीति में वृद्धि हो जाएगा। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, मूल वृद्धि बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होती है, अवसर लागत को दर्शाती है, या इनमें से सभी। उत्पादन संभावना वक्र की जो ढाल होती है वो ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। एक मुद्रा
कि दूसरी मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है द्विपक्षीय सांकेतिक विनिमय दर, वास्तविक विनिमय दर और वह दोनों। तो एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है विनिमय दर। क्या कहलाती है? विनिमय दर। मांग के नियम का संबंध है आय एवं मांग के बीच, मूल्य एवं मांग के बीच, मूल्य के आय के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो आय का इसमें कोई भी संबंध नहीं होता है ना मांग में। तो मूल्य और मांग के बीच क्या हो जाएगा? मूल्य अगर बढ़ेगा या घटेगा तो उसका असर जो होता है मांग पर होता है। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट रेखा समांतर होती है, बाईं ओर खिसक जाती है, दाईं ओर खिसक जाती है। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो बजट जो होगा किधर की ओर खसक जाएगा? दाईं ओर खसक जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। करेंसी नोट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे कागजी मुद्रा कहते हैं, है ना, और इसे वैधानिक पत्र भी कहा जाता है। इसका आंतरिक मूल्य नहीं होता है, इसका अंकित मूल्य सिक्के से कम होता है। इसका अंकित मूल्य तो करेंसी नोट का तो अपना वैल्यू होता है ना, तो उसका अंकित मूल्य जो होता है सिक्के से कभी कम नहीं होगा, उससे इसका अंकित मूल्य सिक्के से कम होता है। ये कथन सही नहीं है, क्योंकि जो करेंसी नोट होता है उसका जो मूल्य होता है सिक्का से ज्यादा होता है ना। अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्त है समस्त मांग इक्वल टू समस्त पूर्ति, बचत बराबर निवेश, रिसाव या अंतःक्षेपण, ये सभी। तो अर्थव्यवस्था के संतुलन की शर्त होती है समस्त मांग और समस्त पूर्ति। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? और समस्त मांग और समस्त पूर्ति। एक रैखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर मात्रा अक्ष को काटती है वहाँ मांग की लोच ई होती है इक्वल टू 0, इक्वल टू 1, इक्वल टू इंफिनिटिव, इक्वल टू ए, जो ई बड़ा है, ई से बड़ा है 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा और इक्वल टू 0। मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है क्योंकि तो किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो वह विनिमय हमारा कहलाता है, खर्च करना कहलाता है। तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है क्योंकि यह दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय है, इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता है और मुद्रा संपत्तियों में सबसे तरल है इनमें से सभी। मुद्रा विनिमय का माध्यम है, किसी चीज को हम लोग खरीदते हैं तो अपना जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको कहा जाता है कि मुद्रा विनिमय कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका तीनों जो आंसर हो जाएगा वो हमारा द इसमें आंसर हो जाएगा, ये सभी। विलासिता वस्तु के मूल्य मांग की लोच ई होती है, ई इक्वल टू 0, ई इक्वल टू इंफिनिटिव, ई इक्वल टू 1 या ई बड़ा है 1 से। तो विलासिता वस्तुओं की जो मूल्य मांग की लोच ई होती है वह होता है इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। इससे अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हम लोगों को थोड़ा सा खुशी मिलता है। थैंक यू।